इन 4 लोगों से जितना भी प्रेम कर लो, अंत में धोखा ही देते हैं। किस्मत ने मुझसे हर बार खेल खेला, हर मोड़ पर मुझे तन्हा ही छोड़ा। कभी छीन लिया बचपन का उजियारा, कभी चुरा लिया माता पिता का सहारा। मित्रों, किसी ने सच ही कहा है कि नीम की जड़ में चाहे जितना भी दूध डालो, उसमें मिठास नहीं आ सकती। इसी प्रकार मित्रों, नीच आदमी कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ सकता। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। बात पुराने समय की है, जब विजय सिंहपुर नामक एक समृद्ध राज्य पर राजा अमरकांत का शासन हुआ करता था। राजा अमरकांत अत्यंत घमंडी और सनकी स्वभाव का व्यक्ति था। वह बात बात पर क्रोधित हो उठता था, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। उसके इस व्यवहार से पूरा राज दरबार, मंत्री, सेवक, सैनिक सभी त्रस्त रहते थे। लेकिन उसका क्रोध इतना प्रचंड और अंधा होता था कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसे टोक सके या कुछ कह सके। राजा अमरकांत की कई रानियां थी, पर उन सब में रानी पुष्प ज्वाला विशेष प्रसिद्ध रानी थी। रानी पुष्प ज्वाला अत्यंत रूपवती, सुशील और व्यवहार कुशल थी। समय अपनी गति से चलता गया। एक दिन की बात है, राजा अमरकांत और रानी पुष्प ज्वाला अपने महल के समीप स्थित राजकीय उद्यान में सैर को निकले। वह उद्यान राज्य का सबसे सुंदर स्थल माना जाता था, जहां दुर्लभ फूलों की सुगंध और पक्षियों का कलकल वातावरण को मधुर बना देता था। वहां एक विशाल और घना वृक्ष था, जिसकी शाखाओं पर उस दिन अचानक एक जोड़ा तोता आकर बैठ गया। वे पक्षी अत्यंत सुंदर और आकर्षक लग रहे। जैसे ही राजा और रानी की दृष्टि उन पर पड़ी, उनकी बातों का रुख उनकी ओर मुड़ गया। राजा ने रानी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, प्रिय पुष्प ज्वाला, क्या तुम बता सकती हो कि यह दोनों पक्षी नर है या मादा? रानी ने चकित होकर उत्तर दिया, महाराज, पक्षियों के जोड़े प्रायः नर और मादा के ही होते हैं। यह भी उसी प्रकार का जोड़ा प्रतीत हो रहा है, एक नर है और एक मादा। राजा हंसते हुए बोले, पर यह कोई अनिवार्यता तो नहीं रानी, यह भी तो हो सकता है कि यह दोनों नर हो या फिर दोनों मादा हो। संभव है कि यह दोनों भाई हो। रानी ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरे विचार से यह निश्चित ही नर और मादा है। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की पहचान करने में भ्रम हो रहा है। राजा बोले, मैं तो कहता हूँ कि यह दोनों भाई हैं। रानी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, यह नर मादा का जोड़ा है। यही बात धीरे धीरे विवाद का रूप ले बैठी। राजा और रानी के बीच उन पक्षियों को लेकर बहस छिड़ गई। राजा अमरकांत बार बार यही दोहराते रहे कि दोनों नर हैं, जबकि रानी पुष्प ज्वाला अपनी बात पर अडिग थी कि यह जोड़ा नर और मादा का है। दोनों एक दूसरे के तर्क काटते रहे और थोड़ी ही देर में यह मालूमी सी बातचीत एक तीखी बहस का रूप ले चुकी थी। राजा अमरकांत का अहंकार आहत हुआ। उसे रानी की हट और अपने मत की उपेक्षा असहनीय लगने लगी। क्रोध से उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, ठीक है रानी पुष्प ज्वाला, यदि यह दोनों पक्षी मेरे कहे अनुसार नर निकले तो मैं तुम्हें विजय सिंहपुर से निष्कासित कर दूंगा, और यदि यह जोड़ा नर मादा का निकला जैसा कि तुम कहती हो, तो मैं स्वयं 14 वर्षों के लिए इस राज्य को त्याग दूंगा। इस प्रकार एक मामूली पक्षियों की चर्चा एक गंभीर और दूरगामी शर्त में बदल गई। राजा ने तत्काल ही एक शिकारी को बुलाया और उसको यह आदेश दिया कि तुम तुरंत इस पेड़ में बैठे हुए दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसा लो। दूसरी तरफ एक ऐसे आदमी को बुलाया गया जो पक्षियों का जानकार था। राजा अमरकांत उससे कहने लगा कि तुम्हें यह बताना होगा कि दोनों पक्षी नर हैं या मादा। उसने कहा, ठीक है महाराज। अब शिकारी ने अपना जाल डालकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। रानी पुष्प ज्वाला यह जानती थी कि यह दोनों पक्षी नर और मादा है। उसने क्या किया कि बड़ी ही चतुराई के साथ पक्षियों के विशेषज्ञ को एक एकांत स्थान में ले गई।
वहां पर उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए वह कहने लगी, भैया, मैं अपने महाराज से बहुत ही प्रेम करती हूँ और मेरे महाराज के बिना यह राज्य भी नहीं चल सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस शर्त में तुम राजा को जितवा दो। अगर मुझे देश निकाला हो भी गया तो महाराज इस राज्य का संचालन ठीक ठाक से कर लेंगे, परंतु यदि महाराज 14 साल के लिए चले गए तो यह राज्य विहीन हो जाएगा। और यह कहते हैं कि जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहां पर अराजकता फैल जाती है। राजा के न होने के कारण डाकू, लुटेरे, बदमाश प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसीलिए तुम्हें झूठ बोलकर राजा को जितवाना होगा। पक्षियों के जानकार ने कहा, ठीक है महारानी जी, मैं ऐसा ही करूंगा। वहीं शिकारी ने दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और महाराज के सामने पेश किया। राजा अमरकांत ने पक्षियों के जानकार से पूछा, हाँ भाई, अब तुम बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? यह दोनों नर है या मादा? तब पक्षियों का विशेषज्ञ, जो पहले से ही रानी से धन ले चुका था, अब क्योंकि दोनों पक्षियों में से असल में एक नर था और दूसरा मादा, रानी के कहे अनुसार अब उस विशेषज्ञ को झूठ बोलना था। तो वह कहने लगा, महाराज, यह दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ झूठ बोल रहा है। राजा को जब यह बात पता चली कि उसकी बात बिल्कुल ठीक निकली तो राजा मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह एकदम से अपनी रानी से कहने लगा, रानी, तुम बहुत ही घमंडी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम शर्त हार चुकी हो, अब मैं तुम्हें देश निकाला देने जा रहा हूँ। इस तरह से रानी ने उस पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हो रही थी। सोचने लगी कि अब मुझे अपने पति से अलग होना पड़ेगा। तब रानी पुष्प ज्वाला ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। महाराज, इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूँ, मैं गर्भवती हूँ। अब आप ही बताइए कि ऐसी अवस्था में मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन राजा ने रानी की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा अमरकांत अहंकारी और सनकी स्वभाव का तो था ही, कहने लगा, रानी पुष्प ज्वाला, अब तुम शर्त हार चुकी हो और इसके अनुसार तुम्हें देश छोड़कर जाना ही होगा। राजा ने उसी समय सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि सैनिकों, हमारी रानी को पकड़ कर ले जाओ और इसे हमारे राज्य की सीमा के बाहर किसी जंगल में छोड़ आओ। सैनिक रानी पुष्प ज्वाला को लेकर चल पड़े। चलते चलते वह विजय सिंहपुर राज्य की सीमा से बाहर निकल आए और एक घने जंगल में रानी पुष्प ज्वाला को अकेला छोड़ दिया गया। रानी सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार से मैं अपनी रक्षा करूंगी? इस घने जंगल में मैं किस प्रकार रहूंगी? सैनिकों ने वापस लौटकर राजमहल में राजा को यह बात बता दी। राजा अमरकांत को जब यह खबर मिली कि रानी पुष्प ज्वाला को जंगल में छोड़ दिया गया है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजा अमरकांत की कई रानियां थी। एक रानी के कम हो जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इधर राजा तो अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त हो गया, उधर रानी पुष्प ज्वाला की हालत बहुत ही खराब थी। वह बेचारी गर्भवती थी। ऐसी अवस्था में वह झाड़ियों में छुपकर अपना समय काटने लगी। भूख लगने पर वह वृक्षों के पत्ते और फल खा लेती। ऐसे करते करते किसी तरह से रानी को उस वन में 3 महीने बीत जाते हैं। उस दुखियारी स्त्री की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, परंतु कहते हैं कि भगवान भी ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ सहायता जरूर करता है। एक दिन की बात है, मध्य देश का राजा उदय सिंह शिकार खेलने के लिए उस वन में आया। शिकार खेलते खेलते राजा उदय सिंह उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर रानी पुष्प ज्वाला रहती थी। रानी पुष्प ज्वाला ने जब घोड़ों के आने की आवाज सुनी तो तुरंत वह झाड़ियों में जाकर छिप गई। राजा उदय सिंह को उन झाड़ियों के बीच कुछ आहट सी सुनाई दी। राजा ने सोचा कि अवश्य ही इन घनी झाड़ियों में कोई हिरन या सुअर होगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया
कि इन झाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया जाए, अवश्य ही इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा उदय सिंह के सैनिकों ने तुरंत उन झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े हुए सिपाहियों को देखकर रानी पुष्प ज्वाला घबरा सी गई। वह सोचने लगी कि आज तो मुझे यह लोग शिकार समझकर मार ही डालेंगे। यही सोचकर रानी पुष्प ज्वाला ने आवाज लगाई, भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूं, मैं तो एक दुखी और लाचार स्त्री हूं। मुझ दुखिया को मारकर आप लोगों को क्या मिलेगा? जब एक स्त्री की आवाज राजा उदय सिंह ने सुनी तो राजा बड़ा ही अचंभित हुआ। राजा बोला, तुम कौन हो और यहाँ पर कहां से आ गई हो? तब रानी कहने लगी, भाइयों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई सगा संबंधी। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूँ। दूसरी तरफ राजा उदय सिंह भी एक बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। वह कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने धर्म की बहन बनाता हूँ। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। यूं समझो कि आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। रानी पुष्प ज्वाला यह बात सुनकर कहने लगी, ठीक है, आपने मुझे अपने धर्म की बहन बना लिया, लेकिन क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं? तब राजा ने कहा, मैं मध्य देश का राजा उदय सिंह हूँ। अब तुम बिना किसी डर के इन झाड़ियों से बाहर आ जाओ। जैसे ही रानी उन झाड़ियों से बाहर आई तो राजा उदय सिंह उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि रानी पुष्प ज्वाला बहुत ही सुंदर थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान दमक रहा था। उसे देखने से ही मालूम पड़ता था कि वह किसी राज्य की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा उदय सिंह कहने लगा, बहन, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। मैंने आज से तुम्हें अपनी बहन बना लिया है। राजा पूरे सम्मान के साथ रानी पुष्प ज्वाला को अपने रथ पर बिठाकर अपने राज्य मध्य देश की तरफ चल दिया। राजा उदय सिंह जब रानी पुष्प ज्वाला को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचा तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि महाराज दूसरा विवाह करके आए हैं। अब तो चारों ओर राजा की बदनामी होने लगी। लोग कहने लगे कि इस राजा को ढलती उम्र में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के यहाँ तो पहले से ही कई रानियां हैं, फिर महाराज नई रानी को लेकर क्यों आए हैं? राजा ने यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब यह बात राजा उदय सिंह के कानों में पड़ी तो महाराज ने विचार किया कि यह तो बहुत ही गलत अफवाह प्रजा में फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा का आयोजन किया और फिर कहा, आप सभी लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वहां मुझे एक दुखी, लाचार और अबला स्त्री मिल गई, जिसका ना तो कोई आश्रय था और ना ही उसका कोई सगा संबंधी था। तो मैंने उसे अपने धर्म की बहन बना लिया और अपने राजमहल में ले आया। अब आप लोग ही बताइए, क्या मैंने कोई गलत काम किया? यह सुनकर सभी दरबारी राजा की खूब प्रशंसा करने लगे। प्रजा में भी उनकी खूब वाहवाही होने लगी। इस प्रकार रानी पुष्प ज्वाला महाराज उदय सिंह की बहन बनकर उनके महलों में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और वह दिन भी आ गया जब रानी पुष्प ज्वाला ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म लेने पर राजा उदय सिंह बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, आज मेरे यहाँ पर मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी के मौके पर राजा उदय सिंह ने पूरे नगर को दावत दी। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों ने खूब उत्सव मनाया। जब वह बालक एक हफ्ता का हो गया तब उसका नामकरण करवाने के लिए राजा ने बड़े से बड़े विद्वानों और ब्राह्मणों को अपने राजमहल में बुलवाया। ब्राह्मणों ने जब अपनी पोथी पत्री खोली और बच्चे का नामकरण करने लगे, परंतु राजा उदय सिंह को एक भी नाम पसंद नहीं आया। राजा ने राज्य में ऐलान करवाया कि जो कोई भी मेरे भांजे का सही नाम रखेगा, मैं उसे मूंग मांगा इनाम दूंगा। उसी समय पड़ोसी नगर का एक बूढ़ा ब्राह्मण
इस राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में ही कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा तो वे सोचने लगे, यह बहुत ही बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है यह हमारे महाराज उदय सिंह के भांजे का नामकरण संस्कार करवा दे। वह सभी सैनिक उस वृद्ध ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ है और आपको उसका नामकरण संस्कार करना है। परंतु ध्यान रहे, अब तक महाराज ने कई ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली, मुहूर्त और जन्म का सही निर्धारण नहीं कर पा रहा। वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सैनिक उस बूढ़े ब्राह्मण को लेकर महाराज उदय सिंह के सामने पेश हुए। राजा उदय सिंह ने उस ब्राह्मण का बहुत ही स्वागत किया, उसे उचित आसन दिया और फिर कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे महल में मेरे भांजे का जन्म हुआ है, आपको उसका नामकरण संस्कार करना है। वह ब्राह्मण असल में बहुत ही प्रकांड विद्वान था। उसने अपनी पोथी खोली और कहा, महाराज, मैं इस बालक का सही नामकरण कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा उदय सिंह ने कहा, कहो ब्राह्मण, आपकी क्या शर्त है? महाराज, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपने जितने भी ब्राह्मणों को अपने यहाँ पर कारागार में डाला हुआ है, उन सभी को आपको मुक्त करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम उन सभी को मुक्त कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक से नामकरण कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है महाराज। उसने अपनी पोथी पत्री खोली, उसने बच्चे के गुण और कुंडली मिलाई तो कहने लगा, महाराज, यह बालक तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है, इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर सभी राजाओं वाले गुण विद्यमान है, इसीलिए इस बालक का नाम आज से उज्ज्वल सिंह होगा। बालक का नाम सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए। राजा को भी बालक का यह नाम खूब पसंद आया। राजा ने उसी समय अपने यहाँ पर कैद सभी ब्राह्मणों को आजाद कर दिया और उस बूढ़े ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उसे विदा किया। समय अपनी गति से बीता। उज्ज्वल सिंह अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। जब वह 8 वर्ष का हो गया तो अन्य बालकों के साथ खेलने लगा। एक दिन की बात है, बालक उज्ज्वल सिंह अपने कुछ मित्रों के साथ नगर के बाहर वाले रास्ते पर खेलने के लिए गया। वहीं पर एक रेतीला स्थान था। उसने बालकों के साथ एक रेत का किला बनाया। उसी समय वहां से जगदीश नाम का एक सौदागर गुजर रहा था। जगदीश सौदागर के पास लाखों की संख्या में ऊंट थे। सौदागर का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना। जगदीश सौदागर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ चला आ रहा था। अनेकों ऊंट और नौकर उसके साथ थे। जगदीश सौदागर ने जब बालकों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, बालकों, यहां से दूर हो जाओ। उज्ज्वल सिंह, जो कि एक निडर और निर्भीक बालक था, वो कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो हमारे इस रेत के किले पर आक्रमण करने के लिए आए हो? मैं अपने किले की रक्षा कर रहा हूं। तुम अपने ऊंट को लेकर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाओ। बालक की यह बात सुनकर सौदागर को बहुत ही क्रोध आया। आखिरकार सौदागर की भी तो कुछ अहमियत थी, उसका राजाओं के साथ उठना बैठना जो था। सौदागर कहने लगा, अरे जिद्दी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। लेकिन उज्ज्वल सिंह भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच वाद विवाद होने लगा, लेकिन उज्ज्वल सिंह पीछे नहीं हट रहा था। अब सौदागर को गुस्सा आ गया और उसने उज्ज्वल सिंह को 2-4 थप्पड़ झड़ दिए। सौदागर से मार खाकर उज्ज्वल सिंह रोता हुआ अपने महल में वापस आ गया और अपने मामा उदय सिंह से कहने लगा, मामा जी, आज मैं नगर के बाहर खेलने के लिए गया था। वहां पर एक सौदागर, जो कि अपना नाम जगदीश सौदागर बता रहा था, उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मेरी पिटाई भी की। उज्ज्वल सिंह की बात सुनकर राजा उदय सिंह गुस्से में कहने लगा, पुत्र, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसने भी तुम्हें मारा है, मैं उसे इस बात की सजा जरूर दूंगा। इस प्रकार उसने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और उस ओर चल दिया।
जहां से जगदीश सौदागर आ रहा था। इधर जगदीश सौदागर ने जब देखा कि राजा अपनी सेना लेकर उसकी तरफ आ रहा है, तो वह कुछ घबरा सा गया। राजा की सेना ने सौदागर के काफिले पर आक्रमण कर दिया। जब सौदागर को यह खबर मिली, तो वह डर के साथ साथ हैरान भी था कि आखिरकार महाराज ने उस पर आक्रमण क्यों किया। महाराज कोई लुटेरे तो है नहीं, तो फिर क्या कारण हुआ जो महाराज उससे नाराज है। सौदागर उसी समय हाथ जोड़कर राजा के सामने पेश हो गया और कहने लगा, महाराज, हम तो सौदागर हैं और आप एक राजा हैं। आखिर क्या कारण है कि आप मेरे साथियों को मार रहे हैं। राजा उदय सिंह क्रोधित होकर कहने लगा, सौदागर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सौदागर ने कहा, महाराज, आखिर मेरा कसूर क्या है। राजा उदय सिंह ने कहा, सौदागर, मैंने अपने भांजे को बड़े ही लाड प्यार से पाला है और तूने उसकी पिटाई कर दी। यह सुनकर सौदागर महाराज के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, मुझसे बड़ी ही गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि वह लड़का आपका भांजा है। इस प्रकार सौदागर ने 1,00,000 अशर्फियां देकर राजा से अपनी गलती की माफी मांगी। इतनी अशर्फियां लेकर राजा प्रसन्न हो गया और उसे लेकर अपने दरबार में लौट आया। महल में पहुंचकर राजा ने सौदागर का परिचय अपने भांजे उज्जवल सिंह से करवाया। इस प्रकार सौदागर अब महल में ही ठहर गया। राजा ने सौदागर को अपने पूरे नगर की सैर करवाई। अब सौदागर और राजा मित्र बन चुके थे। महल में रहते हुए सौदागर को कई दिन बीत गए। एक दिन महल में घूमते घूमते सौदागर की नजर उज्जवल की माता यानी रानी पुष्प ज्वाला पर पड़ी। रानी पुष्प ज्वाला देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर सौदागर जगदीश की नियत खराब हो गई। वह अपने आप से कहने लगा, यह तो बहुत ही सुंदर स्त्री है, इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए। जगदीश सौदागर ने राजा से पूछा कि यह स्त्री कौन है। राजा ने बताया कि यह हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वह इसी का पुत्र है। सौदागर जगदीश कहने लगा, तब तो मुझे उन्हें मिलकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। इसी बहाने सौदागर जगदीश रानी पुष्प ज्वाला के पास गया और कहने लगा, रानी जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपके बेटे पर हाथ उठाया। आप कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। सौदागर यह सब बातें कह तो रहा था, मगर असल में उसकी नियत खराब हो चुकी थी। रानी पुष्प ज्वाला कहने लगी, अब जो हो चुका उसे अब भूल जाइए। मेरे दिल में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। अगले दिन सौदागर ने क्या किया कि एक कीमती हार रानी पुष्प ज्वाला को उपहार के रूप में दे दिया। वह रानी से कहने लगा, रानी जी, आप जिस प्रकार राजा उदय सिंह की बहन हो, उसी प्रकार आज से आप मेरी भी बहन हो। यह उपहार आप स्वीकार कीजिए। बड़ी ही खुशी से रानी ने वह हार स्वीकार कर लिया। रानी को भी यही लगा कि सौदागर उसे अपनी बहन मानता है, तो उसे भी सौदागर का सत्कार करना चाहिए। रानी पुष्प ज्वाला ने सौदागर के लिए भोजन लगवाया। राजा उदय सिंह के यहाँ रहते हुए जब सौदागर को बहुत दिन बीत गए, तो एक दिन सौदागर ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी बहन पुष्प ज्वाला को अपनी बहन मानता हूँ। मैं यह देख रहा हूँ कि बहुत समय से वह आपके पास ही है। वह हमेशा महल के अंदर ही रहती है। वह कभी कहीं पर भी भ्रमण करने के लिए नहीं जाती, महल से बाहर नहीं निकलती है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बहन पुष्प ज्वाला और भांजे दोनों को कुछ समय के लिए अपने साथ अपने नगर ले जाना चाहता हूँ और उन दोनों को अपना नगर दिखाना चाहता हूँ। इसी बहाने पुष्प ज्वाला का मन भी बहल जाएगा और यह ज्यादा दिनों की बात नहीं है। थोड़े ही दिन के बाद मैं इन्हें वापस आपके राजमहल में छोड़ जाऊंगा। राजा उदय सिंह ने कहा, देखो सौदागर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यह फैसला मेरी बहन को ही करना है। यदि पुष्प ज्वाला आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि अब तुम भी उसके भाई हो। इसके बाद सौदागर रानी पुष्प ज्वाला के पास गया और उसे अपने साथ अपने नगर जाने की बात कहने लगा।
रानी पुष्प ज्वाला इस बात को मान गई और सोचने लगी कि जब सौदागर इतना कह रहा है तो मुझे भी इसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि सौदागर के मन में खोट है। इसके बाद पुष्प ज्वाला राजा उदय सिंह के पास गई और कहने लगी, भैया, मुझे यहाँ पर रहते हुए काफी दिन हो गए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई सौदागर के यहाँ पर कुछ दिनों के लिए चली जाऊं। राजा उदय सिंह ने उसे सौदागर के साथ जाने की अनुमति दे दी। वह सोचने लगे, जब संबंध गहरा जुड़ गया है तो आना जाना तो लगा ही रहता है। राजा उदय सिंह ने सौदागर पर विश्वास करके अपनी बहन पुष्प ज्वाला को उसके साथ भेज दिया। तुरंत ही एक पालकी तैयार की गई और पालकी में बैठकर रानी पुष्प ज्वाला सौदागर के साथ चली गई। सौदागर मन ही मन में सोच रहा था कि अभी तो मैं इसे अपनी बहन बनाकर ले जा रहा हूं, लेकिन अपने नगर में पहुंचते ही मैं इसे अपनी पत्नी बना लूंगा। इस प्रकार सौदागर पुष्प ज्वाला को लेकर अपने नगर की तरफ निकल पड़ा। सौदागर का काफिला जब चलने लगा तो उसने अपने नौकरों से कहा कि आज रात होने से पहले हमें राजा उदय सिंह के राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना है, इसीलिए तेजी से चलो। सौदागर के सभी नौकर अपना खजाना लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। पूरे दिन का सफर तय करने के बाद वह राजा उदय सिंह के राज्य से बाहर निकल गए। दूसरे राज्य में पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो चुकी थी। तब सौदागर ने एक सुरक्षित जगह देखकर वहां पर अपना डेरा और तंबू लगा दिया। एक तंबू रानी पुष्प ज्वाला के लिए लगवाया गया और दूसरा तंबू राजकुमार उज्जवल सिंह के लिए। धीरे धीरे जब आधी रात का समय हुआ तब रानी पुष्प ज्वाला की सुंदर तस्वीर सौदागर के दिमाग में चल रही थी। सौदागर आधी रात के समय उठा और एक षड्यंत्र के तहत रानी पुष्प ज्वाला के डेरे के अंदर चला गया। रानी पुष्प ज्वाला का सुंदर यौवन देखकर सौदागर की नियत खराब हो गई। सौदागर ने जब रानी पुष्प ज्वाला के तंबू में प्रवेश किया तो उसके पैरों की आहट से रानी की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गई। उसकी दृष्टि जब सौदागर जगदीश पर गई तो वह समझ गई कि सौदागर की नियत उसके प्रति ठीक नहीं है और वह बुरी नजर से उसे देख रहा है। रानी एकदम घबरा गई और पूछने लगी, भैया, तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? रानी की आवाज सुनकर सौदागर अपनी शैतानी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहने लगा, रानी, अब तुम मुझे अपना भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। सौदागर के ऐसे वचन सुनकर रानी पुष्प ज्वाला घबरा गई। आज उसे सौदागर जगदीश की बुरी नियत के बारे में पता चल चुका था। सौदागर कहने लगा, रानी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे रूप का दीवाना हो गया हूं। इसीलिए आज मैंने बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ पर बुला लिया है। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनोगी, मेरे राजमहल की तुम शोभा बढ़ाओगी। ऐसी बातें सुनकर रानी पुष्प ज्वाला क्रोध से आग बबूला हो गई। उसकी आंखें लाल हो रही थी। रानी पुष्प ज्वाला ने तुरंत अपना तलवार निकाली और कहने लगी, अगर तूने बुरी नियत से मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुझे मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। मेरे भाई उदय सिंह ने तुझ पर विश्वास करके बड़ी ही गलती की है। किसी ने सच ही कहा है कि नीच आदमी कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ सकता। इन 4 प्रकार के लोगों से चाहे जितना भी प्रेम कर लो, यह किसी रिश्ते को नहीं मानते। नंबर 1, एक कामी और चंचल मनुष्य। नंबर 2, धन का लोभी मनुष्य। नंबर 3, चापलूस आदमी। और नंबर 4, जो आदमी आपका पुराना शत्रु हो, जिसने आपको कभी चोट पहुंचाई हो। इन चारों पर कभी भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन चारों को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। अब रानी पुष्प ज्वाला का क्रोध मुखी चेहरा देखकर सौदागर कुछ डर सा गया और कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तू मेरी बात नहीं मानती तो ना सही, लेकिन आज से मैं तुझे कारागार में बंद कर दूंगा। सारा जीवन तू मेरी कैद में रहेगी और अपने जीवन की भीख मांगोगी। रानी पुष्प ज्वाला कहने लगी,
मुझे तेरी हर सजा मंजूर है, लेकिन मैं तेरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। इस प्रकार दोनों में बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा। सौदागर रानी पुष्प ज्वाला को मनाने की बहुत कोशिश करता रहा, परंतु रानी नहीं मानती है। जब सवेरा होता है तो सौदागर क्रोध में जलता हुआ अपने तंबू में वापस आ गया। वहां आकर उसने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि यहाँ से सारे लश्कर के साथ आगे बढ़ा जाए। एक दिन का लंबा सफर तय करने के बाद सौदागर अपने गांव में पहुंच गया। सौदागर एक बहुत ही धनवान आदमी था। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसका महल भी राजाओं और महाराजाओं से किसी तरह से कम नहीं था। सौदागर ने रानी पुष्प ज्वाला को अपने महल के एक कारागार में डलवा दिया और उससे बहुत ही कठोर काम करवाने लगा। उसके पुत्र उज्जवल सिंह से भी कठोर से कठोर काम लिया जाता। वह उसे अपनी गाय चराने के लिए भेज देता। उज्जवल सिंह को सौदागर पर बहुत ही क्रोध आता था। वह सोचता था कि किसी तरह से मैं इस सौदागर को जान से मार डालूं, जबकि दूसरी तरफ सौदागर भी इसी ताक में था कि किसी तरह से वह रानी के बेटे उज्जवल को अपने रास्ते से हटा दे, क्योंकि यह बड़ा होकर उसके लिए एक खतरा बन सकता है। ऐसा सोचकर सौदागर ने उज्जवल सिंह को एक दिन अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा, आज तुम हमारे साथ भोजन करोगे। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा। उज्जवल सिंह मन में सोचने लगा कि आज तो सौदागर मुझ पर बहुत ही मेहरबान है, लेकिन वह सौदागर के मन की चालाकी को नहीं जानता था। कपटी सौदागर ने क्या किया कि भोजन में विष मिला दिया और उसे उज्जवल को खिला दिया। जहर वाला भोजन खाने के कारण उज्जवल सिंह बेहोश हो गया। सौदागर ने 8 साल के बालक उज्जवल सिंह को एक गठरी में लपेट लिया और घोड़े पर सवार होकर उसे जंगल में फेंक आया। सोचने लगा कि अब जंगली जानवर इसे अपना भोजन बना लेंगे। ऐसा करने के बाद सौदागर वापस अपने महल में आ गया। दूसरी तरफ गठरी में बंधा हुआ उज्जवल बेहोश था, लेकिन अभी तक वह जिंदा था। अगले ही पल एक बड़ी सी चील वहां पर आई और उस गठरी को अपने पंजों में फंसाकर आकाश में उड़ गई। जब वह उस गठरी के साथ आकाश में उड़ रही थी, तभी इस जंगल में नीचे एक शिकारियों का दल घूम रहा था। उनकी नजर जब चील पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि चील के पंजों में एक बड़ी सी गठरी है। वे सोचने लगे, हो ना हो इस गठरी में अवश्य ही कोई कीमती वस्तुएं होंगी। उनमें से एक शिकारी ने निशाना साधकर तीर चील पर चला दिया। तीर लगने से चील का एक पंख कट गया और चील लड़खड़ाती हुई उस गठरी समेत एक नदी में जा गिरी। शिकारियों ने बिना एक भी पल गंवाए तुरंत वह गठरी नदी से बाहर निकाल ली। उसे खोलकर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। गठरी के अंदर 8 वर्ष का नन्हा बालक था, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। आनन फानन में शिकारी बच्चे को लेकर नजदीक ही अपने गांव में आ गए। वैद्य से कहकर बच्चे का उपचार शुरू किया गया। वैद्य ने कई प्रकार की औषधियां लगाई, लेकिन बच्चे की बेहोशी नहीं टूट रही थी। 1 सप्ताह के बाद बच्चे को होश आया। 8वें दिन उज्जवल सिंह ने आंखें खोली। उसको होश में आता हुआ देखकर सभी शिकारियों ने चैन की सांस ली। उन सभी को अब उज्जवल सिंह से बहुत ही लगाव हो चुका था। होश में आने के बाद उज्जवल की देखभाल होने लगी। जब उज्जवल पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तब एक दिन शिकारियों के मुखिया ने पूछा, बालक तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई थी? तब उज्जवल सिंह ने अपनी पूरी कहानी उन शिकारियों को बता दी कि वह राजा उदय सिंह का भांजा है और किस प्रकार धोखेबाज सौदागर ने उसकी मां को कैद कर लिया और उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। सारी बात जानने के बाद शिकारियों के मुखिया ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं अपने साथियों के साथ मिलकर तुम्हारी मां को उस दुष्ट सौदागर की कैद से अवश्य ही छुड़ा लूंगा। बस तुम मुझे उस सौदागर का नाम और उसका पता बता दो। उज्जवल सिंह ने सौदागर का नाम पता शिकारियों के मुखिया को बता दिया और फिर मुखिया ने अपने कुछ बहादुर साथियों को तैयार किया।
वे उज्जवल को लेकर सौदागर के गांव की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ सौदागर मन ही मन में यह सोच रहा था कि उसके रास्ते का कांटा तो अब निकल चुका है। अब एक ना एक दिन रानी पुष्प ज्वाला अवश्य ही उसे स्वीकार कर लेगी। सौदागर ने अपने नौकर से कहा कि रानी पुष्प ज्वाला से पूरे दिन चक्की चलवाई जाए। सौदागर अब रानी पर बहुत ही अत्याचार करने लगा था। बेचारी रानी पूरे दिन चक्की चलाती रहती थी। अब उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। दूसरी तरफ महाराज उदय सिंह के मन में भी यह विचार आया कि सौदागर 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को ले गया था, परंतु आज 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया और वह लौट कर वापस नहीं आया। मुझे चलकर देखना चाहिए कि आखिरकार माजरा क्या है। और फिर महाराजा उदय सिंह अपने घोड़े पर सवार हुए और सौदागर के गांव की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ शिकारियों का दल उज्जवल सिंह को अपने साथ हुए सौदागर की तरफ बढ़ रहा था। जब वे दोनों एक ही मार्ग पर आए तो उनका आमना सामना हुआ। महाराज उदय सिंह ने जब अपने भांजे को शिकारियों के साथ देखा तो उन्हें लगा कि शायद वे उज्जवल का अपहरण कर रहे हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे धनुष से तीर निकालकर शिकारियों के मुखिया पर छोड़ दिया। यह देखकर उज्जवल चिल्लाता हुआ महाराज उदय सिंह की तरफ भागा। उसने अपने मामा को पहचान लिया था। उनके पास जाकर वह कहने लगा, मामा जी, आप रुक जाइए, यह लोग तो हमारे हितैषी हैं। इन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। इन पर आक्रमण मत कीजिए। मुझे तो उस दुष्ट सौदागर ने विष खिलाकर जंगल में फेंक दिया था। मेरी माँ को उसने अपने यहाँ पर कैद कर रखा है। उज्जवल सिंह के ऐसे वचन सुनकर राजा उदय सिंह क्रोध भड़क उठा। उसने तुरंत शिकारियों के मुखिया से माफी मांगी और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए दोस्त, मैं तो समझ रहा था कि कोई लुटेरा मेरे भांजे का अपहरण करके ले जा रहा है, इसीलिए मैंने तुम पर बाण चलाया। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। यह बात सुनकर शिकारियों का मुखिया कहने लगा, नहीं महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपके भांजे को साथ लेकर उस दुष्ट सौदागर को सबक सिखाने के लिए जा रहा था। मैं उसको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे सभी आपस में विचार विमर्श करने के बाद सौदागर से बदला लेने के लिए उसके गांव की तरफ चल दिए। मित्रों, अब आपको यह भी बता दें कि राजा अमरकांत जो पुष्प ज्वाला के पति थे, जिन्होंने रानी पुष्प ज्वाला को देश निकाला दे दिया था, वह सोच रहे थे कि मैंने अपनी रानी पुष्प ज्वाला को देश निकाला दे तो दिया, परंतु उसके बाद किसी अन्य रानी से भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। अब तो मुझे लगता है कि मेरा वंश खत्म हो जाएगा। काश ऐसा हो सकता कि मुझे मेरी रानी पुष्प ज्वाला वापस मिल जाती। अब राजा के मन में रानी पुष्प ज्वाला के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। उसी दिन राजा अमरकांत को भी सौदागर जगदीश के यहाँ पर जाना था, क्योंकि सौदागर का सभी राजाओं के साथ उठना बैठना था। उसका स्वयं का महल भी राजाओं के जैसा था। राजा अमरकांत को अपने राज्य के व्यापार से संबंधित एक काम के लिए सौदागर से मिलने जाना था। जब राजा अमरकांत सौदागर के यहाँ पहुंचा तो सौदागर ने उसका खूब आदर सत्कार किया। सौदागर यह नहीं जानता था कि जिस रानी को उसने अपने यहाँ पर कैद करके रखा है, वह रानी इन्हीं अमरकांत की पत्नी है। राजा अमरकांत भी यह नहीं जानता था कि जिस रानी को मैंने देश निकाला दिया था, वह जीवित है और इस सौदागर की कैद में है। इधर राजा अमरकांत सौदागर के साथ सभा में बैठा हुआ था। उधर राजा उदय सिंह, उज्जवल सिंह और शिकारियों का मुखिया भी सभा में आ पहुंचे। राजा उदय सिंह और शिकारियों का मुखिया अब सौदागर को ललकारने लगे, कहने लगे, सौदागर, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सौदागर ने जब बालक उज्जवल को जीवित देखा और उसके साथ राजा उदय सिंह को देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सौदागर एकदम हड़बड़ा सा गया। वह अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में महाराज अमरकांत बीच में बोल पड़े। उन्होंने राजा उदय सिंह से कहा, महाराज, यह सौदागर मेरा मित्र है
और हमारे राज्य के व्यापार के सिलसिले में यह हमारी कई बार सहायता, आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? आखिर यह कहां तक उचित है? तब राजा उदय सिंह ने महाराज अमरकांत को सारी कहानी कह सुनाई कि महाराज अमरकांत, यह दुष्ट सौदागर मेरे धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दे रहा है। यह बालक मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है महाराज, जब मैं वन में शिकार खेलने गया था, तब मुझे वहां पर एक बहुत ही दुखी और लाचार स्त्री मिली थी, जिसका ना तो कोई सगा संबंधी था और ना ही कोई रिश्तेदार था। उस स्त्री को मैंने अपने धर्म की बहन बनाकर अपने घर ले आया। मेरी इस दुष्ट सौदागर से भी मित्रता थी, इसीलिए यह भी उसे अपने धर्म की बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले आया था। इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो मैं ना पढ़ सका, इसीलिए आज मेरी बहन इसकी कैद में है और मेरे भांजे को इसने जहर देकर मारने की कोशिश की। अब मैं अपनी बहन को यहाँ से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। इसे मारकर मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद राजा अमरकांत ने सौदागर से कहकर उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। सौदागर ने अपने एक नौकर को रानी के पास भेजा। नौकर रानी से कहने लगा, बहन, अब तुम उस सौदागर के यहाँ से आजाद हो रही हो, बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रानी पुष्प ज्वाला सोचने लगी कि इस सौदागर ने तो मेरे पुत्र को भी मार दिया, अब पता नहीं यह मेरे साथ क्या करने वाला है। नौकरों के साथ जब रानी पुष्प ज्वाला दरबार में आई, तो वहां पर पहले से ही उसका पति अमरकांत बैठा हुआ था। वहीं पर उसका पुत्र उज्जवल सिंह और उसका भाई उदय सिंह भी था। कारागार में रहते हुए रानी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर राजा उदय सिंह क्रोध से भर गया और कहने लगा, दुष्ट सौदागर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी बहन को ना जाने कितनी यातनाएं दी हैं। इधर जब रानी पुष्प ज्वाला ने अपने पति को देखा तो उन्हें पहचान गई और राजा अमरकांत भी अपनी पत्नी को पहचानने की कोशिश करने लगे कि ऐसे ही रूप रंग वाली तो मेरी पत्नी पुष्प ज्वाला भी थी, जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा अमरकांत पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं? आप बिल्कुल मेरी रानी पुष्प ज्वाला की तरह से दिखती हैं। रानी पुष्प ज्वाला कहने लगी, महाराज, आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। याद करो महाराज, जब हम दोनों के बीच एक पक्षियों के जोड़े को लेकर विवाद हो गया था। तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था, असल में वह एक नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को 100 अशर्फियां देकर झूठ बुलवाया था, ताकि आपको देश छोड़कर ना जाना पड़े। परंतु आपने मुझे वनवास दे दिया और आपके सैनिकों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। यह मेरे धर्म के भाई उदय सिंह है। यह मुझे पूरे सम्मान के साथ अपने घर में ले गए। तब मेरी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। याद कीजिए महाराज, मैं उस समय गर्भवती थी। राजा अमरकांत, जो पहले से ही अपनी पत्नी के साथ किए गए व्यवहार के लिए पछतावा कर रहे थे, जब उन्हें अपनी पत्नी पर सौदागर के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में पता चला, तो उनका खून खौलने लगा। वे तलवार लेकर सौदागर को मारने के लिए दौड़े। तभी रानी पुष्प ज्वाला ने सौदागर को छोड़ देने की विनती की और कहने लगी, महाराज, इसे मत मारिए, इसमें इसका कोई दोष नहीं। वह तो मेरा समय ही खराब था, जो मुझे इतने दुख झेलने पड़े। अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर सौदागर पछतावे से भर उठा। वह रानी पुष्प ज्वाला के पैरों में गिरकर बार बार अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, महारानी, तुमने आज मुझे बचा लिया, तुम बहुत ही महान हो। इस प्रकार वहां पर पूरे परिवार का मधुर मिलन हो गया। राजा अमरकांत अब राजा उदय सिंह के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। राजा ने अपनी रानी पुष्प ज्वाला से भी बार बार क्षमा मांगी और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। सौदागर को माफ करने के बाद महाराज अमरकांत अपने पुत्र और पत्नी को लेकर
अपने नगर वापस लौट गए। महाराज उदय सिंह भी अब खुश थे कि उनकी बहन वापस अपने घर सुरक्षित और खुशी खुशी लौट रही है। महाराज अमरकांत वापस अपने महल में लौट आए। कुछ वर्ष बीतने के बाद उज्जवल सिंह जब जवान हो गया तो राजा अमरकांत ने उसे अपनी राजगद्दी सौंप दी। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।